नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। यदि आप इस क्लास को देख लेते हो, इसके अलावा प्रीवियस जो 4 क्लासेस आपको कंप्लीट करवाई गई हैं, आप उनको पढ़ लेते हो, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकता है। ओके, मेरे वर्ड को आप याद रखना, छूटेगा ही नहीं। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि आपको पिछली 4 क्लासें भी देखनी है, ठीक है ना? चलिए, शुरू करते हैं। आज कंप्लीट थ्योरी क्लास होने वाली है। देखिए, आपको शुरू से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, बेस से लेकर हाई तक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे गेट वगैरह आज आपके पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ओके, तो आपको ये लेक्चर देख लेना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें थ्योरी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से बेस है सेमीकंडक्टर पे। अगर सेमीकंडक्टर ना होता ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना होती। सेमीकंडक्टर अगर है तो ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, वरना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती। तो सेमीकंडक्टर हम बोलते किन पदार्थों को? देखिए, 3 पदार्थ होते हैं। एक होते हैं चालक, जिन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है ना? दूसरे होते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, और इनके बीच में होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है? ये है सेमीकंडक्टर। देखिए, इनकी सबकी चालकता के आधार पर 3 कैटेगरी में पदार्थों को डिवाइड किया गया है ना? सेमीकंडक्टर मतलब चालक, और सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ठीक है ना? और इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक, या जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उन्हें हम बोलते हैं कुचालक। इनको डिवाइड किया गया है इनके एनर्जी बैंड के आधार पर। ये होता है एनर्जी बैंड, यहाँ पर होता है बैलेंस बैंड, और यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन, और ये होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप ईजी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ में धारा तब प्रवाहित होती है जब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो धारा प्रवाहित होगी, वरना धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना? तो ईजी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंडक्शन बैंड होना, कौन सा कंडक्टर होना चाहिए, कौन सा इंसुलेटर, और कौन सा होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? इसके आधार पर हम देखते हैं। ओके, देखिए, कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं। ये होता है आपका कंडक्शन बैंड माने अगर, और ये होता है बैलेंस बैंड, ठीक है ना? ये वाला है बैलेंस बैंड, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला है यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन बैंड। तो ये वाला जो बीच का पार्ट है, ये ओवरलैप कर जाते हैं आपस में, इसलिए चालक में आसानी से करंट प्रवाहित होता है, क्योंकि इनका ईजी जो होता है ना, जीरो होता है, एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं। वहीं अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? बीच में डिफरेंस होता है। ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है बैलेंस बैंड। यहाँ पर होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बीच में होता है ईजी। तो अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जो ईजी की वैल्यू है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर, तो यहाँ पर अगर हम ईजी की बात करें, ये कंडक्शन बैंड, ये बैलेंस बैंड, तो यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बैंड गैप होता है, कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अब बात आती है चालकता की, तो चालकता सबसे ज्यादा कंडक्टर्स की होती है, उससे कम होती है सेमीकंडक्टर की, और इंसुलेटर की चालकता नहीं होती, ये पूरी तरह से कुचालक होते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, प्रतिरोध भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो सेमीकंडक्टर होता है ना, सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, आपको ये बताना है। तो सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता होती है 10 की घात -5 से 10 की घात -6 ओम, सॉरी -6 नहीं, +6 ओम इंटू मीटर तक, इतनी होती है सेमीकंडक्टर की। इसके अलावा अगर आप धातुओं में जाते हो, तो -2 से 10 की घात -2 से 10 की पावर -8 तक होती है। कितनी? ओम मीटर। ये होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम रिप्रेजेंट करते थे रो से, आपको अगर याद हो, रो बराबर आर ए बाई एल, इसे हम रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है ना? यहीं से हम निकालते हैं ओम इंटू मीटर, ठीक है? ये होती है। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर में होती है 10 की पावर 11 टू 10 की पावर 19 ओम इंटू मीटर, ठीक है ना? इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर, ये कहलाते हैं इंसुलेटर। ओके, आपको एग्जाम्पल तो याद रखना ही है जो आपके होंगे, मेन आपको एग्जाम्पल याद रखना है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? देखिए, पहली बात तो सेमीकंडक्टर एलिमेंट भी हो सकते हैं, और सेमीकंडक्टर कंपाउंड भी होते हैं। कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है? तत्व भी होते हैं जो सिंगल मिलते हैं, और दूसरे होते हैं यौगिक। ओके, यौगिक फॉर्म में भी आपको मिलते हैं, जिन्हें बनाया जाता है, ठीक है? अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में अगर आप एलिमेंट लोगे, तो 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं।
ठीक है, 14 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, ये होते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, याद रखना है आपको। कौन से होते हैं 14 में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है ना, ये आपको लिख लेना है, टिन और लेड ये होते हैं। लेकिन मेनली हम बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ना कि टिन लेड की और ना ही कार्बन की। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का बैंड गैप कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, इन दोनों को याद रखना, ये एनर्जी बैंड गैप है इन दोनों के, पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये थे एलिमेंट मतलब तत्व। ओके, और दूसरा होता है कंपाउंड्स मतलब यौगिक। यौगिक भी होते हैं कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यौगिक की बात करते हैं कि कौन से हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यौगिकों में आपको याद रखना है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। ओके, इतना आपको याद रखना है बेसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखिए, बात आती है टोटल। जो सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर में हम उपयोग क्यों करते हैं? सेमीकंडक्टर अगर नॉर्मल अवस्था में देखो, सेमीकंडक्टर जो होते हैं अगर प्योर है, दो होते हैं, एक होते हैं प्योर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है अशुद्धि मिली हुई, अशुद्धि युक्त। ठीक है ना, ये होता है। प्योर को हम बोलते हैं एक और निज अर्धचालक, निज या कई जगह पर इसे निज भी बोला जाता है, निज अर्धचालक बोला जाता है। इनमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, इन्हें हम बोलते हैं प्योर। मतलब सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, प्योर प्योर अवस्था में है ये, तो इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक में दो चीजें हो जाती हैं, अशुद्धि मिलाई जाती है। एक तो होती है एन टाइप, अशुद्धि वाले को बोलते हैं, और दूसरा होता है पी टाइप। ठीक है ना, अगर हम एन टाइप में जाते हैं तो इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है इसमें, याद रखना है आपको, पंच संयोजी। वहीं अगर आप पी टाइप में जाते हो तो पी टाइप में मिलाई जाती है ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि। ठीक है, ये आपको याद रखना, त्रिसंयोजी अशुद्धि इसमें मिलाई जाती है। अब पंच संयोजी में कौन सी हो जाती है? आर्सेनिक वाला ग्रुप होता है पंच संयोजी में। ठीक है ना, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गया, ये होते हैं पंच संयोजी। ठीक है ना, मतलब 15 ग्रुप। और त्रिसंयोजी में होते हैं 13 ग्रुप के। ठीक है, ये होता है त्रिसंयोजी, जिसमें कि होते हैं 13 ग्रुप के। ठीक है, ये 14 था, इस तरह से लिखना है। ठीक, और ये है 13 ग्रुप के। इनमें होते हैं बोरोन, बोरोन के नीचे क्या आता है? एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम थैलियम। ठीक है ना, ये होते हैं त्रिसंयोजी, इनको हम उपयोग करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब अगर हम आगे देखते हैं, हमने अभी दो पढ़े, एक हमने पढ़ा एन टाइप और दूसरा हमने पढ़ा है पी टाइप। ठीक है ना, एन टाइप में हमने पढ़ी है पेंटावेलेंट और पी टाइप में हमने पढ़ी है ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट में हमने पढ़ी है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ वगैरह जो होते हैं। ठीक है ना, और अगर हम ट्राईवेलेंट की बात करें तो हमने पढ़ा है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम थैलियम, इस तरह के ये होते हैं। अब आपको याद रखना है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी का मतलब ये है अधिक, अधिक, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होता है निम्न, निम्न आवेश वाहक। ठीक है, याद रखना है आपको, निम्न आवेश वाहक। ठीक है, वहीं अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप में होता है मेजोरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी कौन से होते हैं? होल्स। ठीक है, कई बार इसे नेगेटिव और पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। वहीं अगर हम पी टाइप की बात करें तो इसमें माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन और मेजॉरिटी कौन होते हैं? मेजॉरिटी होते हैं होल्स। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी, इतना आपको याद रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आपको याद रखनी है इनमें, और वो चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप टोटल धारा देखें तो टोटल धारा होती है आई नेट, होगी इलेक्ट्रॉनों से प्राप्त धारा और होलों से प्राप्त धारा, दोनों के लिए टोटल होती है, टोटल करंट है ये। ठीक है ना, टोटल करंट। ओके, ये ऐसी होती है।
इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की हम बात करते हैं ना, जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब 0 केल्विन ताप पर अगर हम बात करते हैं, तो कोई भी अर्धचालक 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 कैसा व्यवहार करेगा? कुचालक की तरह। कैसा व्यवहार करेगा? कुचालक, मतलब इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? कम होता जाएगा। अर्धचालक प्रतिरोध, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अर्धचालक प्रतिरोध घटेगा। और परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री केल्विन। ठीक है ना, ये होता है परम शून्य ताप। अगर आप इस ताप पर बात करते हो, तो जो अर्धचालक होते हैं ना, वो पूरी तरह से अतिचालक की तरह व्यवहार कर लेते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, परम शून्य ताप पर अतिचालक की तरह व्यवहार करेंगे। ओके, इतना आपको इसमें याद रखना है। ओके, इसके बाद आपको कुछ चीजें और याद रखनी है। जैसे जर्मेनियम की अगर आप बात करो, जैसे मैंने एनर्जी बैंड गैप तो बता ही दिया था जर्मेनियम और सिलिकॉन का। जर्मेनियम का था 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का मैंने आपको बताया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा कुछ और हैं जिनके आपको याद रखने हैं। कार्बन, कभी कभी कार्बन का पूछ लेता है, तो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है किस चीज का, कि पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में होलों की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। और अगर हम एन टाइप की बात करते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होलों की संख्या से। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, ऊर्जा तभी करंट तभी प्रवाहित होती है जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए हमें इनको देनी पड़ेगी ऊर्जा। जब हम ऊर्जा देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो ये उचक्कर ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, और यहां से फिर करंट फ्लो होने लगती है। ये रीजन होता है करंट फ्लो होने का। ठीक है, ऐसे होती है करंट फ्लो, ये आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए आपको एक और चीज याद रखना है। देखिए नेज अर्धचालक, मैंने आपको बोला था कि जो नेज होता है ना, निज, निज या नेज वर्ड, इन्हें बोला जाता है प्योर के लिए। प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं ये। ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, कभी एक फॉर्मूला आपसे पूछ लिया है कि निज अर्धचालक में जो निज वाहक की सांद्रता होती है, एन आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। निज वाहक ये होते हैं निज वाहक। ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है निज वाहक में? और ये होता है इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन वाहक। और ये होता है होल वाहक की संख्या, होल्स वाहक संख्या। ठीक है ना, ये है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है? तो आपको याद रखना है Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू, नहीं है, Ne इंटू NH। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे। इस पे बेस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, आपको ये याद रखना है। आपको दूसरी चीज ये याद रखनी है। चलिए दूसरी चीज बाद में देखेंगे, पहले हम डायोड देखते हैं। इतना आपने कर लिया, ये थी आपकी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थ्योरी, मेन मेन जो आपको याद रखनी है। अब आपको याद रखना है डायोड क्या होता है। डायोड, लेकिन डायोड बनता किससे? जब पीएन जंक्शन होता है। अगर पीएन जंक्शन नहीं होगा तो डायोड नहीं होगा। तो पीएन जंक्शन होता क्या है? देखिए, पीएन जंक्शन का मतलब ये है, एक हमने पी चालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर पर पी टाइप, और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो बीच में एक डिप्लेशन लेयर हो जाती है, इसे हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर या फिर पोटेंशियल वेरियर, इसी का नाम होता है पोटेंशियल वेरियर। ठीक है ना, पोटेंशियल वेरियर इसे ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल वेरियर में किस तरह के वाहक होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल वेरियर में स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश। ठीक है ना, याद रखना है आपको, पोटेंशियल वेरियर में स्थिर आवेश होता है। पी टाइप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे होलों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, ऐसा। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन अगर आपसे डिप्लेशन लेयर के पास की बात की जाती है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिप्लेशन लेयर के पास कौन से वाहक ज्यादा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर प्लस वाहक ज्यादा होंगे डिप्लेशन लेयर के पास।
डिप्लेशन लेयर के पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में प्लस वाहक ज्यादा होते हैं। और अगर पी टाइप की आपसे पूछी जाए कि डिप्लेशन लेयर पी टाइप तरफ की जो डिप्लेशन लेयर होती है, वहां पर कौन से वाहक अधिकतर मात्रा में होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि वहां पर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन वाहक ज्यादा अधिक मात्रा में होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और बीच में स्थिर आवेश होता है, डिप्लेशन लेयर में स्थिर आवेश होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ डिप्लेशन लेयर में नेगेटिव ज्यादा होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जहां पर बना हुआ है पीएन डायोड में एन टाइप सेमीकंडक्टर जहां पर लगा हुआ होता है, उस तरफ डिप्लेशन लेयर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे आपको समझने के लिए पता होना चाहिए कि पीएन का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंबल होता है, वो इस तरह से होता है। ये वाला पी कहलाता है और ये एन कहलाता है, ये होता है पीएन का सिंबल, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर हम जो वाई एक्सेस है, यहाँ पर हम करंट को बताते हैं, और जो एक्स एक्सेस होती है उसमें हम वोल्टेज को बताते हैं। यहाँ पर हम करंट बताएंगे ऊपर की तरफ मिली एम्पियर में, और नीचे की तरफ बताएंगे माइक्रो एम्पियर में। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पर भी ऐसी होती है, यहाँ पे वोल्टेज बताया जाता है। देखिए, जब हम अग्र अविनति की बात करते हैं, मतलब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, तो करंट हमें मिली एम्पियर में मिलेगी इस तरह से। वहीं जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, तो करंट हमें इस तरह से मिलती है, ठीक है ना। आपने एक चीज देखी होगी, जब मैं फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहा हूं, तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट धीरे 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 बढ़ती जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में करंट अचानक से बढ़ जाती है। ये है यहाँ तक और नॉर्मल थी, फिर यहाँ अचानक से बढ़ गई। तो इस वाले वोल्टेज को, जहां ये अचानक से बढ़ती है, इसे हम बोल देते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज इसे बोलते हैं हम, जहां अचानक से बढ़ जाती है। किस में मिलेगी? ये रिवर्स बायस में मिलती है। और ये क्या होती है? ये होती है फॉरवर्ड वॉइस, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, इसे ही हम बोलते हैं देहली। अब आपको याद रखना है कि जो देहली वोल्टेज होता है, देहली वोल्टेज, देहली वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसे ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये कितना होता है जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए? आपको याद रखना है। जर्मेनियम के लिए यदि हम बात करते हैं तो 0.2 वोल्ट रहेगा, और अगर हम सिलिकॉन के लिए बात करते हैं तो 0.7 वोल्ट रहेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे अगला देखते हैं कि ये डायोड में बस इतना ही है, इसके अलावा आप जो होती है अग्र अविनति और पश्च अविनति की बात करते हैं, तो एक एक होती है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड, और एक होती है रिवर्स, रिवर्स बायस, ठीक है ना। इस तरह से होता है। देखिए, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। रिवर्स बायस में सेम लेते हैं हम, पी और एन, ठीक है। अब यहां पर हम जब वोल्टेज, अब देखो सबसे पहली बात, आपको यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डायोड होते हैं कब वर्क करते हैं, तो रेगुलेटेड करंट की कंडीशन में वर्क करते हैं, जब करंट आ रहा हो, वरना वो वर्क नहीं करते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर आप फॉरवर्ड बायस में लगाते हो, फॉरवर्ड में, तो इलेक्ट्रॉन आधिक्य में थे एन टाइप में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, और इसमें है होल्स ज्यादा, मतलब प्लस चार्ज। तो पी को आप धन से जोड़ोगे और एन को आप ऋण से जोड़ोगे, ठीक है। सेम चीज यहां पर करोगे अगर आप रिवर्स बायस में करते हो, तो पी को आप ऋण से जोड़ोगे और एन को धन से जोड़ोगे। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप फॉरवर्ड बायस में करते हो, मतलब जो करंट होती है, करंट ज्यादा होगी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और रिवर्स बायस में जो करंट होती है, आप जानते ही हो रिवर्स बायस में करंट जो होती है कम होती है। क्यों होती है? माइक्रो एम्पियर के रेंज में होगी, और यहाँ पर हो सकती है मिली एम्पियर के रेंज में, ठीक है। यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ओके। अब देखिए, जो फॉरवर्ड वायस होती है, तो यहाँ से प्लस, पी में ज्यादातर प्लस होने के कारण, और यहाँ पर हम प्लस सिरे से ही कनेक्ट किए हुए हैं पी को, तो ये वाले जो होल्स होते हैं, ये रिपल होते हैं, मतलब दूर जाते हैं, जंक्शन से दूर की तरफ जाते हैं, और इस तरफ जाते हैं जंक्शन की तरफ, इधर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर की तरफ जाते हैं। और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिव चार्ज दोगे, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं, ये भी जंक्शन की तरफ जाते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर जो ये लंबाई है, ये है मान लीजिए डिप्लेशन लेयर, ठीक है ना। यहाँ से होल गए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इन पर दबाव डाल रहे हैं, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों दबाव डाल रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। चौड़ाई जो होती है
ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। चौड़ाई कम होने के कारण करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो होगी, ज़्यादा मात्रा में फ्लो होगी। ठीक है ना? ये होता है रीज़न। दूसरा होता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा होता है पी में, और एन में क्या होता है? माइनस चार्ज ज़्यादा होता है। तो जब आप यहाँ से माइनस कनेक्ट करते हो पी के साथ, तो जो होल्स होते हैं वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दूर जाते हैं डिप्लेशन लेयर से। और इलेक्ट्रॉन में आपने पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करने के बाद एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में थे वो डिप्लेशन लेयर से दूर जाते हैं। मतलब इस तरह की चीज होती है ये, अगर हम डिप्लेशन लेयर माने। और ये एन टाइप था, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। ठीक है ना? यहाँ पर ये पी टाइप वाला एरिया है और ये एन टाइप वाला एरिया है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं और यहाँ से होल्स दूर जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जो डीएल की चौड़ाई होती है, चौड़ाई वो बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चौड़ाई बढ़ जाती है। ओके, इस वजह से यहाँ पर यहाँ पर करंट ज्यादा फ्लो होती है फॉरवर्ड वायर्स में, और रिवर्स वायर्स में करंट कम फ्लो होती है। ये आपको याद रखना है सबसे पहले। ओके, और यही रीजन है जब क्या होता है करंट रिवर्स वायर्स में हम करते हैं अप्लाई, तो रिवर्स वायर्स में ही ब्रेक डाउन की कंडीशन हमें मिलती है इस तरह से। यहाँ पर मैंने बताया था ये मिली एम्पियर में होती है, ये माइक्रो एम्पियर में होती है, करंट है। और ये है वोल्टेज। आपने वोल्टेज अप्लाई किया, शुरू में आपने नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई किया, 10 20 कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, इस तरह से आप बढ़ा रहे हैं। शुरू में ये कुछ नहीं थी, लगभग कांस्टेंट ही थी, कांस्टेंट 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 स्पीड से आगे बढ़ रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती जब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती। देखिए करंट अचानक से इंक्रीज हो गई, यहाँ तक नॉर्मल थी, अगर आप देखो तो यहाँ तक 10 ही चल रही थी, 20 30 40। लेकिन जब आप यहाँ पर आए, इधर पर इस वाले वोल्टेज पर, जिसे हम बोलते हैं वी जेड, ठीक है, जब आप इस वोल्टेज पर आते हो वी जेड पर, यहाँ ये वाला वोल्टेज, तो आप यहाँ आए VZ पर, तो अचानक से करंट इंक्रीज हो गई। इस वोल्टेज को हम बोलेंगे ब्रेक डाउन की कंडीशन। ठीक है ना? ब्रेक डाउन की कंडीशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेक डाउन कौन सी वाइसिंग में आता है, रिवर्स में या फॉरवर्ड में? तो रिवर्स वाइसिंग में आता है। जो रिवर्स वाइसिंग में करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर की यूनिट की होती है, और फॉरवर्ड वाइसिंग में करंट मिली एम्पियर की यूनिट की होती है। ठीक है ना? आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए जब आपने डायोड में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था जेनर डायोड वगैरह, वो हम आगे देखेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? अब देखिए, चलो देख ही लेते हैं, बाद में क्या देखना। देखिए, मैंने आपको बताया रिवर्स बायस की अभी, और फॉरवर्ड बायस की हमने बात की। अब आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, ये केवल फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं फोटो डायोड की, फोटो डायोड, दूसरी तरफ हम बात करते हैं जेनर डायोड की, जेनर डायोड, तो दोनों के दोनों रिवर्स बायसिंग में काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं टनल डायोड, टनल डायोड, तो ये दोनों कैसे काम करेंगे? दोनों ही, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में भी वर्क करता है और रिवर्स बायसिंग में भी वर्क करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना? आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम जेनर डायोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, देखिए, ये रहा जेनर डायोड, जेनर डायोड। जेनर डायोड का पहली बात तो आपको सिंबल पता होना चाहिए। तो जेनर डायोड का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, ये होता है जेनर डायोड। कुछ लोग ऐसा बना देंगे, ठीक है, गलत है। ओके, इस तरह से आपका सिंबल बनना चाहिए। ओके, ये होता है सही सिंबल और ये होता है गलत सिंबल। ठीक है, जेनर डायोड का इस तरह का सिंबल होता है, आपको ये याद रखना है। तो दूसरी चीज आपको जेनर डायोड के लिए क्या याद रखनी है? जेनर डायोड के लिए दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसमें रिवर्स बायस में वर्क करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जेनर डायोड का जो आवश्यक क्षेत्रीय आयन के लिए जो आवश्यक विद्युत क्षेत्र होता है, किस चीज के लिए? क्षेत्रीय आयन के लिए, क्षेत्रीय आयन के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रीय आयन के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये होता है। ठीक है ना? इसकी कोटि का होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर की कोटि का होता है, की कोटि का। ये कैसे निकाला है? E इक्वल टू होता था ना V/D,
हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसी से आया है, वोल्ट पर मीटर यूनिट। ठीक है, ऐसा होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको जो याद रखनी है, ये याद याद रखना है जेनर डायोड के बारे में, कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम में लाया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टेज नियंत्रण के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। किस चीज को उपयोग में लाया जाता है वोल्टेज नियंत्रण के लिए? जेनर डायोड को आपको ये याद रखना है, इतना आपको याद रखना है बस जेनर डायोड के लिए, इससे बाहर का नहीं आएगा। और दूसरी चीज रिवर्स बायस में, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। और सिंबल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसको हटा ही दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फोटो डायोड का। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड, फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में ही उपयोग में लाया जाता है। देखिए फोटो डायोड में क्या होता है, इस तरह से है, ये है पी, ये है एन। ठीक है, यहां से सूर्य की रोशनी पड़ी, सूर्य की रोशनी या किसी भी तरह से आपने ऊर्जा दी। ऊर्जा का हम फॉर्मूला हमने बताया था, एच न्यू होता है, इससे पढ़ चुके हैं, लाइट में पढ़ाया था मैंने, एच न्यू होता है। जब ऊर्जा इसमें जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन या होल जो भी होते हैं, उन्हें ऊर्जा मिलने लगी। तो ऊर्जा मिलने के कारण क्या होता है, जो बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे, ऊर्जा मिलने के कारण जब इनमें ऊर्जा गई, एच न्यू गया, फोटोन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं और कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। जिस वजह से डायोड वर्क करने लगता है और हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर एक चीज होती है, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा एक दूसरी चीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है, वो डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर। किस पर? प्रकाश तीव्रता पर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो डिपेंड करती है वो प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। इसीलिए बोला जाता है, इसका ग्राफ ऐसा आता है, कभी अगर ग्राफ आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरह से आता है। जब शुरू में आपने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, शुरू में आपने ऊर्जा देना शुरू किया, कम धारा बहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये I1 हो जाता है। ठीक है, जब आप और ज्यादा ऊर्जा देते हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो I2 हो जाता है। और ज्यादा देते हो तो I3 हो जाता है, और ज्यादा देते हो I4 हो जाता है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर मतलब कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, वो डिपेंड करती है ऊर्जा पर। ठीक है, ये होता है, ये होती है आई, और माइक्रो एम्पियर में होगी क्योंकि रिवर्स बायस में वर्क करता है। और ये आई मिली एम्पियर दिखाया जाता है। ठीक है, और ये वोल्ट है, आपने अप्लाई किया इसमें। ठीक है ना, इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, इतनी बातें। बाकी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, देख लेना इनसे रिलेटेड एक बार, इनकी खोज किसने की या फिर कब हुई, तो वो सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, उसे आप देख लेना। अब हम बात करते हैं एलईडी की। एलईडी के बारे में थोड़ा सा बस मैंने बताया था, अब हम बात करते हैं एलईडी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलईडी वर्क करता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है ना, एलईडी वर्क करता है फॉरवर्ड बायस में। अब आप किन चीजों की एलईडी बना सकते हो, किन पदार्थ की आप एलईडी बना सकते हो? तो सबसे पहला आपको याद रखना चाहिए, ऐसे पदार्थ जिनका जो ऊर्जा है, एनर्जी बैंड गैप है 1.8, 1.8 हो, कम से कम 1.8 हो, या फिर 1.8 से ज्यादा हो, ऐसा होना चाहिए तत्व का। ठीक है, तो आप जो है बना सकते हो एलईडी, वरना आप एलईडी नहीं बना। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कोई पदार्थ है जिसकी 1.7 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो क्या आप इससे एलईडी बना सकते हो? तो आंसर हो जाएगा कि आप इससे एलईडी नहीं बना सकते। ओके, इतना आपको याद रखना है। इससे कम का अगर है तो एलईडी नहीं बनेगी, इससे ज्यादा का है तो बिल्कुल एलईडी बनाई जा सकती है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है कि 1.8 है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही अपन ने क्यों लिया? देखो ऊर्जा है, ऊर्जा की इकाई होती है एच न्यू, फॉर्मूला होता है एच न्यू। एच न्यू मतलब होती है आवृत्ति, आवृत्ति को हम लिख देते हैं वेग अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होती है? ये होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। ठीक है ना, तो सब कुछ इस तरंग दैर्ध्य की वजह से है। देखिए लाइट बनाए, लाइट आप तभी बनाओगे जब आपको दिखे। अगर आपको कोई ऐसी लाइट निकल रही है, आपने कोई ऐसे बल्ब को बना लिया जिससे अवरक्त प्रकाश निकल रहा है या परावैंगनी किरणें निकल रही, उत्सर्जित कर रही है, तो आप उसमें देख नहीं सकते। देखने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करो जो कि लाइट में इस्तेमाल, एलईडी में इस्तेमाल किए जाने पर दृश्य प्रकाश दे। कैसा प्रकाश दे? दृश्य प्रकाश, जिससे कि आपको दिखे। और दृश्य प्रकाश की रेंज कितनी होती है? आपको बताया था 3800 एंगस्ट्रॉम से होती है 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना।
7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये होती है रेंज। तो इसी वजह से अगर आप स्पेक्ट्रमी परिसर की बात कर लेते हो, स्पेक्ट्रम रेंज की अगर आप बात करते हो, अगर आप माइक्रोमीटर में देखो, तो इसी को आप माइक्रोमीटर में कितना लिखोगे, 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर। ये चीज है। तो यही वजह है कि अगर आप एलईडी बना रहे हो तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी गैप वाले को आप बना सकते हो। इससे कम एनर्जी गैप वाले को आप नहीं बना सकते। एलईडी एलईडी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके। और कैसे कैसे रंग की एलईडी देती है, आपको ये भी याद होना चाहिए। येलो, येलो, इसके अलावा आपको मिलेगी ऑरेंज, इसके अलावा आपको मिलेगी रेड, आपको मिलेगी ग्रीन, और आपको मिलेगी ब्लू। इस इन 5 कलर की एलईडी मार्केट में मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और एलईडी की बात की जाती है, जैसे बैंगनी एलईडी की बात की जाए, वायलेट की या जामुनी की, तो वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सौर सेल के लिए, कि सौर सेल आखिर होता क्या है। ओके, सौर सेल कैसे वर्क करता है और सौर सेल में किस तरह की धातु या अर्धचालक का उपयोग, किस तरह की धातु या अर्धचालक का उपयोग किया जाता है सौर सेल में। ओके, चलिए देखिए, सौर सेल किसे बोलते हैं। सौर सेल उसे बोलते हैं जिसमें हम सौर सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए, या फिर अपने कहना चाहिए बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो सौर सेल इस तरह से होती है। एक सौर सेल ये है, एक सौर सेल इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर एक पतली सी लेयर लगा दी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जा सकता है, ये लेयर किस चीज की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली सिलिकॉन की लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मोस्टली सिलिकॉन की लेयर का। और ऐसे पदार्थों का सौर सेल बनाया जा सकता है जिनका जो एनर्जी गैप है ना, एनर्जी बैंड गैप, वो 1.5 के आसपास हो। ठीक है। 1.5 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो आप सौर सेल बना सकते हो। सौर सेल ऐसी कंडीशन में आप बना सकते हो, वरना आप नहीं बना सकते। मान लीजिए किसी का 0.5 ही है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नहीं बना सकते। किसी का मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो भी नहीं बना सकते, है ना। तो इस तरह की चीज, अगर आप मान लीजिए कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका आप बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से। तो आपको कुछ पदार्थों के याद रखने हैं कि किन किन पदार्थों से सौर सेल बनाया जा सकता है। सौर सेल का यही काम होता है, यहाँ से आती है एनर्जी, सूर्य से लाइट आई, और इस एनर्जी को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। और ये एनर्जी आगे जाके इधर वर्क कर देती है, मतलब गर्म कर देती है चीजों को। उसे हम बोलते हैं सौर सेल। और आपका खाना पक जाता है। इसके अलावा जहां भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको याद रखने कुछ पदार्थ किन किन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे सिलिकॉन का उपयोग कर सकते हो, इसका कितना होता है 1.1, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं आप बात करो GaAs, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। GaAs का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसका होता है 1.43। ओके। इसके अलावा एक और चीज CDT, ये भी एक यौगिक है। देखिए, इसका आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि सौर सेल में क्या बोलते हैं कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी बैंड, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि अर्धचालक है, अर्धचालक यौगिक, और आपको ऑप्शन में ये दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि CDTE भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनको आप याद रख लेना। और रिक्वायरमेंट क्या होती है सौर सेल बनाने की, जो मेन, वैसे तो बहुत सारी होती है कि सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये सब ठीक है, ये सब बात की बात है। जो इम्पोर्टेंट है, हमारे पढ़ने लायक है, वो ये है कि एनर्जी जो बैंड गैप है वो होना चाहिए 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके बाद में आपको याद रखना है प्रकाश अवशोषण क्षमता, दो चीजें, प्रकाश अवशोषण क्षमता। तो प्रकाश अवशोषण क्षमता कितनी होनी चाहिए, प्रकाश अवशोषण क्षमता होनी चाहिए लगभग 10 की घात 4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, ऐसा होता है सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में 10 की घात 4। ठीक है। ऐसा। इसके अलावा आपको एक और पदार्थ याद रखना है, और वो पदार्थ आपको याद रखना है CDSE, CDSE, कैडमियम सेलेनियम। इसका कितना होता है आपको याद रखना है 2.4। ठीक है। इससे भी आप बना सकते हो, आपको ये याद रखना है। रेंज ये है, कुछ चीजें होती हैं जो आगे तक भी करती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। CDSE मतलब 2.4 है, तो आप उसका बना सकते हो। ठीक है।
चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं रिजुकारी। क्या पढ़ने वाले हैं? रिजुकारी। रिजुकारी या फिर रेक्टिफायर। ठीक है ना, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर अगर होता क्या है? रेक्टिफायर होता है जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दें, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। अब ये दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। दो टाइप के होते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफायर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने डायोड इस्तेमाल में लाए जाते हैं, तो दो। और हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड इस्तेमाल में लाया जाता है? एक। ठीक है ना। ये क्या है? ये डायोड, यूज्ड डायोड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है, यूज्ड डायोड। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम इसमें देख सकते हैं, सबसे पहली बात कि रिजूकारी आखिर वर्क कैसे करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये है एक एसी सिग्नल। ठीक है, इसको हमें करना है डीसी में। इस तरह से होता है एसी सिग्नल। जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हो तो ये सिग्नल इस तरह से मिलता है। ठीक है ना, मतलब दो या एक, तीन, पांच, बीच वाली कली चली जाती है लाइनें, जो ये होती है ना, बीच वाली चीजें गायब हो जाती है। इसे हम बोलते हैं, ये हमें डीसी में मिला, इसे हम बोलते हैं हाफ वेव। ठीक है ना, आधी तरंग ही आपको मिलती है। अब अगर आप फुल वेव की बात करो, जैसे ये है एसी। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आगे चलती है। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा मिलेगा? फुल वेव रेक्टिफायर में आपको इस तरह से मिलता है, मतलब कि आपको कंप्लीट वेव, कंप्लीट सिग्नल, कंप्लीट डेटा आपको प्रोवाइड होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है रेक्टिफायर का? देखिए, अगर मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर बताऊं, सबसे पहले ये होता है, मान लीजिए इनपुट। ठीक है, इनपुट लाइन है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। हम एक ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये होती है प्राथमिक कुंडली। यहाँ पर आप लोगे दूसरा, ये होती है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा रहा है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे होता है टर्मिनल ए, और यहाँ पर होता है टर्मिनल बी। अब देखिए, इन दोनों के बीच में लगा हुआ होता है एक डायोड, और इधर होता है लोड प्रतिरोध, और ये होता है आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीएन डायोड एक ये यहाँ लगा। अब देखो, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात बता रहा हूं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर है ये। देखिए, जब ये वाली तरंग आती है इस तरह से, तो फर्स्ट सर्किल में जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन डायोड है, ये एक्टिव हो जाता है, और पहले वाले जंक्शन को, मतलब फर्स्ट पार्ट को, ये प्रोवाइड कर देता है एज अ डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो में। और जो सेकंड पार्ट होता है, इस पार्ट पर डायोड डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब नॉट वर्किंग कंडीशन में होता है, जिस वजह से सेकंड पार्ट नहीं आ पाता और वो गायब हो जाता है, फिर वापस थर्ड आता है। इस चीज को दूर करने के लिए हमने बनाया फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर बनाया। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो डायोड का इस्तेमाल किया। किस तरह से इस्तेमाल किया? ये लगा है भी, ये इनपुट सिग्नल हो गया। यहाँ पर हम आए, ये है। ठीक है, ये कुंडली है, प्रतिरोध मत समझ लेना। प्रेरकत्व तो यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मर, ये पहली कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है। सेम चीज हमें इसमें करनी है। ये गए। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट था और यहाँ पर था बी पॉइंट। तो ए पॉइंट में पहले जो लगा हुआ था डायोड पीएन, ठीक है, इधर पर हमने वैसा ही एक और डायोड लगा दिया इस जगह पर। ओके, इतना आपको आ रहा है समझ में? वैसा ही हमने एक और डायोड लगा दिया है। ओके, अब ये डायोड वर्क कैसे करेगा? देखिए मैं बताता हूं। जब, और इन दोनों के, देखिए ये अलग है। अब इन दोनों के आउटपुट में हमने लगाया एक लोड प्रतिरोध, जो हमें चाहिए है आर एल। ठीक है, यहां पर हमारा आउटपुट हमें मिलेगा। जब पहली कंडीशन आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन आती है, तो फर्स्ट थर्ड और इन सब कंडीशन में ये वाला डायोड ऑन रहता है। ठीक है, और जब, और ये वाला ऑफ रहता है। लेकिन जब सेकंड फोर्थ सिक्स्थ इस तरह की कंडीशन आती है, सेकंड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में, इस तरह की जो कंडीशन आ रही है, जब ये वाली वेव फॉर्म की कंडीशन आ रही है, मतलब अगर यहाँ पर आप देखो तो आपको इस तरह का सिग्नल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप इस वाले डायोड में देखोगे तो आपको इस तरह का सिग्नल मिलेगा, मतलब 2
4 इस तरह का सिग्नल, क्योंकि सेकंड हाफ साइकिल में डायोड बी, इसे हम मान लेते हैं D1 और इसे हम मान लेते हैं D2, तो डायोड D2 स्टार्ट है, मतलब फर्स्ट फर्स्ट चक्रण में डायोड 1 स्टार्ट है ऑन, और सेकंड चक्रण की अगर हम बात करते हैं तो डायोड 2 स्टार्ट है ऑन। ठीक है ना? ओके, याद रखना है इस तरह से वर्क करता है। जब पहला साइकिल होता है तो D1 डायोड वर्क करता है, दूसरा साइकिल होता है D2 डायोड वर्क करता है। जब ये दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं तो हमें फुल वेव इस तरह से आउटपुट पर हमें इस तरह से आउटपुट पर हमें फुल वेव मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? ये होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ऋजुकारी होता क्या है। पहली बात तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कितने टाइप का होता है? दो होता है, फुल वेव और हाफ वेव। फुल वेव में कितने डायोड का इस्तेमाल किया जाता है? दो डायोड का। और हाफ वेव में एक डायोड का। इतना आप अगर याद रखोगे, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं रेक्टिफायर से रिलेटेड, अगर आप उनको याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ज्यादा टफ नहीं आने वाला इसमें। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक अब हम डायरेक्ट आते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके यहाँ पर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में तीन चार चीजों का याद रखना है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? थ्री थ्री टर्मिनल डिवाइस है। थ्री टर्मिनल। ओके। इसका साइन कैसा होता है? इस तरह से बनाया जाता है इसको। ओके। ये होता है इसका साइन, इस तरह से इसे कवर कर दिया जाता है। अब अगर आप एनपीएन की बात करते हो, दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो जो एनपीएन डायोड है उसका साइन होता है इस तरह का, ये होता है एनपीएन। ठीक है। वहीं अगर आप पीएनपी डायोड की बात करते हो तो उसका साइन होता है इस तरह का। ठीक है, ये होता है साइन। अंदर की तरफ होती है पीएनपी में और बाहर की तरफ एनपीएन में हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इमीटर, इसे कलेक्टर, और इसे बोलते हैं बेस। यही होता है इमीटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है ना? इसमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एक होता है कॉमन बेस। ठीक है। एक होता है कॉमन कलेक्टर और एक होता है कॉमन इमीटर। आपको ये याद रखना है। ठीक है ना? कॉमन इमीटर। अब देखिए, कॉमन बेस में जो आपके पास में धारा लाभ होता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन संग्राहक या कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर के धारा लाभ को हम बीटा से, सॉरी, गामा से, हाँ, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है। और जो तीसरा होता है कॉमन इमीटर, मतलब कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक। उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ठीक है ना? ये होता है, ये उभयनिष्ठ आधार है और ये उभयनिष्ठ संग्राहक होता है। संग्राहक होता है। आपको याद रखना है कि धारा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्सर्जन होता है इमीटर से और कलेक्शन होता है सी से, मतलब कलेक्टर पर। आपको अगर आकृति देखो आप, आकृति या आकार, आकार, तो जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर, कलेक्टर का आकार सबसे बड़ा होता है। उसके बाद होता है इमीटर का, फिर उसके बाद होता है बेस का। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। अगर आप धारा की बात करते हो तो आई ई सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है आई सी और फिर उसके बाद होती है आई बी। ये किस में होता है? कॉमन बेस में। कॉमन बेस में। अब देखो, अगर आप बात करोगे कभी कॉमन कलेक्टर या कॉमन उत्सर्जक में, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो चीज कॉमन होती है ना उसमें धारा कम होती है, मैक्सिमम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर धारा लाभ की हम बात करते हैं, जैसे धारा लाभ, कॉमन बेस मैंने बताया था, कॉमन इमीटर मैंने बताया था और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस में अल्फा, कॉमन इमीटर में बीटा और कॉमन कलेक्टर में गामा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनको आपको लिखना है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अल्फा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई ई। ये आपको लिखना है। ये कलेक्टर करंट होती है, ये उत्सर्जक करंट होती है। बीटा की वैल्यू कितनी होती है? बीटा की वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है। और गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है? आई ई अपॉन आई बी। ये आपको याद रखना है। फिर इन तीनों में संबंध होता है, वो भी आपको याद रखना है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू वन प्लस अल्फा। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा और भी जो तीनों में संबंध होते हैं वो संबंध आप
इन फॉर्मूला का उपयोग करके आप निकाल सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, बस इतना आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बन जाएगा आपसे आराम से। ठीक है, इसके बाद में आती है अगली कैटेगरी, आती है लॉजिक गेट्स की। वैसे तो आप सबको लॉजिक गेट पता होंगे, लेकिन मैं कुछ चीजें बस बताना चाहता हूँ। जैसे बेसिक लॉजिक गेट कौन से होते हैं? बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं? एंड, और इन्वर्टर, या फिर नॉट गेट। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कौन से गेट? यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? यूनिवर्सल गेट होते हैं आपके, अगर देखा जाए तो, नैंड और नॉर। ठीक है, वहीं अगर बात की जाती है अरिथमेटिकल अरिथमेटिकल गेट की, तो अरिथमेटिकल गेट आपके कौन से होते हैं? वो होते हैं एक्स और एक्स नॉर गेट। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इनकी ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनपुट मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, और आउटपुट मान लेते हैं वाई, तो क्या होगा? जो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इनकी हम पहले बात करेंगे। तो अगर इनमें हमने ए बी वाई, ठीक है, ए बी वाई, इसका केवल ऑन इनपुट और आउटपुट, इसमें केवल एक ही इनपुट होता है, सिर्फ एक इनपुट पर होता है, इसके टू और मोर इनपुट हो सकते हैं। वहीं अगर हम और गेट में जाते हैं, टू और मोर इनपुट हो सकते हैं, कितने भी आप ले सकते हो, ये आपको याद रखना है। जैसे अब अगर दो हमने लिए हैं, तो इनके दो के कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। अगर इनपुट दो हैं, अगर इनपुट दो हैं, तो आउटपुट कितने होंगे? दो की घात दो। अगर इनपुट तीन है, तो आउटपुट कितने होंगे? दो की घात तीन। अगर इनपुट चार है, तो आउटपुट कितने होंगे? दो की घात चार। अगर इनपुट एन है, तो आउटपुट कितने होंगे? दो की घात एन। ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। ठीक है, अब जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, यही होगा कॉम्बिनेशन। अगर और गेट है, और में सीधा सीधा एडिशन होता है, तो आपको ये टेबल याद रखनी है, एडिशन। ठीक है, एंड गेट है, तो एंड होती है मल्टीप्लाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है इसमें। तो जीरो 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 वन, इस तरह से होगा। कहने का मतलब ये ए प्लस बी से रिप्रेजेंट होता है, और ये होता है ए डॉट बी से रिप्रेजेंट, और इसका होता है इनपुट बार से रिप्रेजेंट। अगर इनपुट ए है, तो आउटपुट होगा ए बार। अगर इनपुट बी है, तो आउटपुट होगा बी बार। ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नैंड और नॉर गेट पर। नैंड गेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर गेट। ये दोनों यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए इनको बोला जाता है, क्योंकि इन गेट की मदद से आप कोई भी डिजिटल सर्किट को, किसी भी गेट को बना सकते हो। ठीक है ना, नैंड गेट की अगर हम साइन की बात करते हैं, तो नैंड गेट का साइन होता है इस तरह से। ठीक है, या फिर ये इनपुट होता है और ये होता है आउटपुट। वहीं इसके अलावा एक और साइन आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये होते हैं इनपुट और ये होता है आउटपुट। ठीक है, ये नॉट गेट लगा दिया जाता है एंड गेट के साथ, तो बन जाता है। वहीं अगर हम नॉर की बात करते हैं, तो नॉर होता है इस तरह से। ठीक है, इनपुट ये वाला होता है और आउटपुट होता है ये वाला। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज आप याद रख सकते हो, इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है, ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। ये नॉट गेट हमने लगा दिया है, और यहाँ पर कौन सा है? और गेट। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी है। ट्रुथ टेबल अगर हम नैंड गेट की बनाए, तो ए बी जो कि इनपुट थे, ठीक है, और आउटपुट कौन सा था? वाई। सेम यहाँ पर अगर हम इनपुट की बात करते हैं, तो है ए बी, और आउटपुट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाई। अगर दो हम इनपुट लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन सेम होंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, और यहाँ पर होगा जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। अगर हम इसको लेते हैं, देखिए, एंड गेट का उल्टा हुआ है, आप ऐसा भी ले सकते हो। अगर जो आउटपुट आ रहा है ना, वो एक्चुअल में वाई बार है। अगर आप इसको वाई मान लेते हो, इसको अगर आप वाई मान लेते हो, तो यहाँ पर आपको वाई बार मिलेगा। ठीक है ना, ये है, तो वाई यहाँ पर है, वाई बार होगा यहाँ पर, और वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि नैंड गेट है, एंड से बना हुआ है, तो वाई की वैल्यू इस तरह से, तो वाई बार क्या हो जाएगा? वन 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 जीरो। ये वाली टेबल है। ठीक है, सेम चीज इसमें भी आपको रखनी है, वाई, और ये है वाई बार आपका। ठीक है ना, वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर आप नॉर गेट ले रहे हो, तो और गेट बस कर रहे हो आप, वाई, वाई यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये है वाई, और ये है आपका वाई बार। ठीक है ना,
तो y कितना हो जाएगा 0 1 1 1, तो y बार कितना हो जाएगा 1 0 0 0। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, याद करना है आपको। ओके, अगला देखते हैं हम। अब बस दो चीजें और बची हैं। एक बचा है आपका एक्स और गेट, और दूसरा बचा है आपका एक्स नॉर गेट। ठीक है ना। एक्स और गेट के अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो इस तरह से हम इसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है, ये होते हैं अपने इनपुट और ये होते हैं आउटपुट। ठीक है, और एक्स नॉर गेट में क्या होता है, ये इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अपना इनपुट और ये होता है अपना आउटपुट, या फिर इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं इनपुट और ये होता है फाइनल आउटपुट। इधर अगर y है तो इधर हम y बार मान लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इनपुट में अगर हम लेते हैं ए बी, और यहाँ पर होता है y, यहाँ पर होता है ए बी वाई और फिर y बार, ये होता है फाइनल आउटपुट। ये होता है, ये सब होते हैं इनपुट। ठीक है ना, सेम चीज यहाँ पर हम इनपुट लिख देंगे और ये होता है आउटपुट। अगर आप XOR गेट को देखोगे तो कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो दो इनपुट हैं, तो कॉम्बिनेशन भी चार हो जाएंगे सेम। अगर सेम है, अगर इनपुट आप सेम देते हो तो आउटपुट लो आएगा, मतलब कि जीरो आएगा। इनपुट सेम है तो, अगर अलग अलग है तो हाई, मतलब कि वन आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर आपको, क्योंकि पहले तो आप यहाँ पर लिखा रहोगे एक्स और गेट, यहाँ तक जो है एक्स और गेट का आउटपुट है ये। ठीक है ना, ये क्या है, एक्स और गेट का आउटपुट है। तो यहाँ पे जीरो जीरो दो कॉम्बिनेशन लो सबसे पहले, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, वन वन जीरो। अब वाई बार करना है तो इसका उल्टा कर दो, वन जीरो जीरो वन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ये है आंसर। इसमें कौन सा है, इसमें ये वाला, सीधा सीधा आंसर है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, वो है ये टेबल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ये टेबल में आपको बताया जाएगा कि कौन से लॉजिक गेट को आप बनाओगे नैंड। जब आप किसी लॉजिक गेट को बनाते हो तो नैंड गेट और नॉर गेट कितनी संख्या में आपको चाहिए होते हैं। अगर लॉजिक गेट नॉट की बात करते हो तो आपको एक नैंड गेट और एक नॉर गेट का उपयोग करके बना सकते हो। अगर आप एंड गेट की बात करते हो, एंड और गेट, इन दोनों को साथ में बता रहा हूँ। एंड गेट की अगर आप बात करो, जैसे एंड गेट को बना रहे हो नैंड से, तो नैंड का नंबर ज्यादा होगा, तीन और एक। और गेट को बना रहे हो नैंड और गेट से, तो और का नंबर ज्यादा होगा, तीन, यहाँ पर दो कर लेना, और दो। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तीन दो, नहीं ये थोड़ा उल्टा हो गया है, यहाँ पर दो करना है, मैं बताता हूँ, सॉरी, ये है ना। इनको आपस में रिप्लेस कर देना। अगर आप और गेट बना रहे हो, अगर आप एंड गेट बना रहे हो नैंड से, तो नैंड का नंबर कम होगा, मतलब कि यहाँ पर दो होगा और यहाँ पर तीन होगा। अगर आप और गेट बना रहे हो नैंड और गेट का उपयोग करके, तो और का नंबर कम होगा, यहाँ पर दो और यहाँ पर तीन। इस तरह से याद करोगे, टोटल भी आप याद कर लोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पे दो, यहाँ पे पांच होना चाहिए टोटल, इधर पर पांच होना चाहिए टोटल। अब देखो, अब अगला हम आपको बताएंगे नैंड और नॉर गेट आप कैसे बना सकते हो। जैसे नैंड गेट है और नॉर गेट है, ये भी तो है, तो इन दोनों को भी एक दूसरे से बनना चाहिए। तो अगर आप नैंड गेट बना रहे हो तो ऑब्वियसली एक ही रहेगा, लेकिन अगर नैंड से नॉर गेट बनाने की कोशिश में हो तो आपको चार नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। सेम चीज नॉर में होती, बस इसको उल्टा कर देना है, यहाँ चार और यहाँ एक। अब बारी आती है एक्स और, जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है, एक्स और एक्स नॉर, इस तरह से ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्स और गेट आप बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको देखो टोटल बहुत ज्यादा यहाँ पर काम देगा, फाइव फाइव, इसका नाइन आएगा, और इसका, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। समझ रहे हो, जैसे आप अगर कहीं भूल भी गए तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो कि एक्स और गेट है तो नौ लगने हैं। अगर किसी ऑप्शन में आपने ऐड किया और आठ ही आ रहा है, मान लीजिए आपको चार ऑप्शन दिए कि कितने एक्स और गेट बनाने के लिए कितने नैंड और नॉर का उपयोग कर सकते हैं, और ऑप्शन में दिया गया है तीन नॉर का दो नैंड का, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल नाइन नहीं है ना। तो ऐसे आप अगर छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर नौ होगा। अगर आप एक्स और से देखो, सेम चीज है, अगर आप एक्स और गेट बना रहे हो तो और का ज्यादा होगा, फाइव, और यहाँ पर चार। अगर आप एक्स नॉर गेट बना रहे हो तो नॉर का, नेंड का ज्यादा होगा, मतलब पांच और चार। ठीक है ना, यहाँ पर अगर और गेट बना रहे हो, टोटल पांच आपको याद रखना है, उसके बाद आपको और बना रहे हो ना, तो नॉर गेट कम लगेंगे, मतलब दो लगेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। इनके बूलियन एलजेब्रा भी आपको पता होनी चाहिए। अगर इनपुट ए है तो आउटपुट ए बार होगा, इसमें अगर इनपुट ए भी है तो आउटपुट ए भी होगा। यहाँ पर ए प्लस बी होगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नैंड में ए बी बार हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी बार हो जाएगा। यहाँ पर आप आओगे तो आ जाएगा एक्स
ये सॉरी ए बी बार प्लस बी ए बार, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या ए बी बार प्लस बी ए बार पूरे का बार, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी एक इमेज ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना और एग्जाम के पहले एक बार देख के चले जाना, है ना, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम खत्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक और है जो आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, अगर टाइम मिलेगा तो मैं उसे फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। आप अगर इतना पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने केवल सिलेक्टेड चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से पढ़ो और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।